हेलो थ्री एंड फैमिली। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी लोग एकदम ठरकी होगे और होना भी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली यार हम लोग बीडीटीएच देख रहे हैं और ठरक पन्ना हो अच्छा लगता है? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी ठरकी, तू भी ठरकी, सब ठरकी, दुनिया ठरकी है, जो भी है सब ठरकी। तो चलो अपनी ठरकपन निकालते हैं और नोवेल को आगे एक्सप्लेन करते हैं। ऑब्वियसली आप लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे और एक्साइटेड होना भी चाहिए गाइस, क्योंकि ऑक्शन हाउस स्टार्ट हो गया और ऑक्शन हाउस में हम देखते हैं क्या क्या बोलियां लगने वाली हैं। तो चलो भाई, पहले नंबर लाइक मारो, अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। तुम लोग लाइक मार दो, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब। मैंने काफी सारे कमेंट्स को अपनी स्टोरी पे लगाया था इंस्टाग्राम में, जिसमें से एक कमेंट था कि मुझे क्यून मेडुसा के साथ रोमांस करना है, जिसमें सभी लोगों ने कहा था मी टू मी टू मी टू। और फिर एक बंदे ने कहा था क्यून मेडुसा से तुम्हारी भाभी है और मैं तुम्हारा बड़ा भाई, और इसी जैसे तीन चार कमेंट और मैंने लगाए हैं। तो जाओ और देख लो अगर आप में से किसी का हो तो, इंस्टा में वो लगे हुए हैं। अब मैं बकवास नहीं करूंगा, पिछला एपिसोड थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जोयान और कियानयान ऑक्शन हाउस के पास पहुंच चुके होते हैं, जहां पे फेंकियान जोयान और कियानयान को अंदर लेके जाता है। एक बंदा जोयान को रोकता है, वो पिटता है। कियानयान जोयान के लिए टेंशन में रहती है कि जोयान अंदर जा नहीं पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है, सो नहीं पा रहा है। साथ ही साथ हमने देखा था कि कियानयान जो थी वो जोयान को अब हे करके बुलाने लगी थी। हे, समझ रहे हो? समझ रहे हो? जिसके बाद ऑक्शन हाउस स्टार्ट हो चुका था। ऑक्शन हाउस में एक बंदे ने जोयान की निगरानी के लिए एक बंदे को भेजा था। फेंकियान जोयान फेंकियान की हेल्प करता है। डोंग चुआन जो कि वहां का चेयरमैन था, वो जोयान से काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और इसके बाद फर्स्ट बोली स्टार्ट हो जाती है, जो कि होती है फिनिक्स फेदर फिंगर स्क्रोल की, जो कि मैन क्लास लो लेवल 2 टेक्निक था। जिसके बाद मैंने आप लोग को चूतिया बना के और धोखा दे के एपिसोड को वहीं पे रोक दिया था, जो कि मेरी ही गलती थी। बट ऑब्वियसली टाइम नहीं था तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाया आगे, लेकिन इसे आगे हम कंटिन्यू करते हैं और आज ऑक्शन हाउस को खत्म कर देंगे। तो ये एपिसोड होता है जस्ट वहीं से स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। फेंकियान जैसे ही बोली की कीमत को सबको बताता है तो धड़ाधड़ कीमतें लगना स्टार्ट हो जाती हैं, और कुछ ही सेकंडों के अंदर उसकी कीमत बढ़ते हुए 3 मिलियन स्प्रिट कॉइन तक पहुंच जाती है। यहाँ पे पर्सनल रूम में जोयान की तरफ कियानयान देखते हुए उससे चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें ये डू टेक्निक चाहिए और तुम इसमें इंटरेस्टेड हो? हे, मुझे ये मत बताओ कि तुमने हार मान ली है। उसकी बात को सुनकर जोयान थोड़ा सा चौंक जाता है और के इसके बाद अजीब तरीके से कियानयान की तरफ देखता है, और इसके बाद कोई आंसर नहीं देता। जोयान के पास पहले ही मैन क्लास डू टेक्निक बहुत सारी हो गई थी, और इस टाइम पे तो जोयान की पुरानी नॉर्मल डू टेक्निक भी उसके पावर बढ़ने के साथ साथ मैन क्लास डू टेक्निक के बराबर ही पावरफुल थी। तो अगर यहाँ पे हाई क्लास मैन डू टेक्निक भी होती तो भी जोयान उसमें इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता। आखिरकार प्रेजेंट टाइम पे जोयान वो गरीब जोयान नहीं था जो कि फर्स्ट टाइम डी कॉन्टिनेंट के अंदर आया था। इस टाइम पे तो जोयान काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है और उसके पास इतना बड़ा ट्रेजर था कि एक डाउडी लेवल के वॉरियर को भी काफी अच्छी तरीके से अट्रैक्ट कर सकता था। साला सबका चुराया हुआ ट्रेजर है साले। हालांकि भले ही वो चीज जोयान के लिए काम की ना हो, लेकिन नीचे तो स्टेज पे उसकी धड़ाधड़ कीमतें लग रही थी और देखते देखते उसकी कीमत 3 मिलियन से 5 मिलियन स्पिरिट कॉइन तक पहुंच जाती है। और इसके बाद आखिरी कीमत 7 मिलियन स्पिरिट कॉइन होती है। कियानयान लास्ट कीमत को चिल्लाते हुए काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसने 7 लाख स्पिरिट कॉइन के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उसने इसका ज्यादातर प्राइस 2 मिलियन ही सोचा था, लेकिन जोयान के कारण इसका प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गया था, और इसीलिए वो जोयान के लिए काफी ज्यादा ग्रेटफुल फील करता है। क्योंकि अगर जोयान आगे नहीं बढ़ा होता तो वो तो इस डू टेक्निक को बेच भी नहीं पाता, क्योंकि शुरुआत इतनी ज्यादा हॉट हुई थी, जिसका मतलब था कि आगे चलने के बाद ये ऑक्शन हाउस काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में जाने वाला था। और इस बार तियानियो ऑक्शन हाउस को काफी सारे पैसे भी मिलने वाले थे। जिसके बाद धड़ाधड़ कुछ और चीजों की भी बोलियां लगती जो कि जोयान को भी अट्रैक्ट करती हैं। हालांकि जोयान यहाँ पे अपने पैसे बर्बाद करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसे अपने ट्रेजर को संभाल के रखना था और लास्ट में जेन्यान फ्लावर को खरीदना था। हालांकि इस ऑक्शन हाउस के अंदर जोयान थोड़े बहुत स्पिरिट कॉइन का यूज करके कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को बाय कर लेता है, जो कि जोयान को अपने मेडिसिनल पिल को रिफाइन करने के लिए जरूरत थी। जैसे जैसे ये ऑक्शन हाउस आगे बढ़ता जा रहा था, अब डाउडी लेवल के वॉरियर्स ने भी बोली लगाना स्टार्ट कर दिया था और माहौल काफी ज्यादा गर्मा गर्म हो जाता है, क्योंकि अलाइव डाउडी लेवल के वॉरियर्स ने जब कीमत लगाना स्टार्ट कर दिया तो हर बार कीमत 10 मिलियन स्पिरिट कॉइन तक पहुंच जाती थी। धीरे धीरे नीलामी और भी ज्यादा डीप और एक्टिवेट होती जाती है और लोग काफी ज्यादा क्यूरियस होते जा रहे होते हैं आगे के आइटम के लिए। अब तक जो आइटम भी निकलने लगे थे वो भी काफी ज्यादा प्रीशियस हो गए थे। जिसके बाद फेंकियांग अचानक ही एक और आइटम सबके सामने पेश करते हैं, जो कि होता है एक फ्लावर। और ये वही फ्लावर था, जेनियन फ्लेम फ्लावर, जो कि जोयान को चाहिए था। ये फ्लावर जैसे ही जोयान के सामने आता है, अचानक ही जोयान खड़ा होकर उसे देखने लगता है, और इसके बाद जोयान के मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलता है, जेनियन फ्लेम फ्लावर। सभी कोई फील कर सकता था कि जैसे ये फ्लावर अपेयर हुआ था तो आसपास का जो टेम्परेचर होता है धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और मौजूदा हर एक इंसान काफी ज्यादा शौक तरीके से इस फ्लावर को देख रहा था। उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि ये नॉर्मल कोई फ्लावर तो बिल्कुल भी नहीं है,
क्योंकि यहाँ पे सभी लोग डाउडी लेवल के वॉरियर थे, तो उन्हें पता था कि इसमें फायर टाइप एट्रीब्यूट सबसे ज्यादा होता है और इतनी प्रीसियस चीज यहाँ पे ऑक्शन में आएगी उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था। इस टाइम पे सभी की आंखों से लालच टपक रहा था। ये देखकर फैंकियन तुरंत एक्साइटेड होकर कहते हैं, लगता है कि इस फूल को सब कोई पहचानता है। आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये फ्लेम फ्लावर ही है और इसके बारे में मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, इसीलिए सबको अपना अपना बटुआ ढीला करने के लिए रेडी हो जाना चाहिए। जिसके बाद वो स्माइल करते हुए कहता है, क्योंकि जेनियल फ्लेम फ्लावर इतना ज्यादा स्पेशल है, इसीलिए इसके ओनर इसे स्पिरिट कॉइन के बदले नीलाम नहीं करना चाहते। अगर कोई इसी के बराबर कीमती कोई चीज के साथ इसे एक्सचेंज करना चाहता है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी अच्छी चीजें निकाल सकते हैं और मैं खुद उन चीजों को स्कैन करूंगा और देखूंगा कि क्या वो चीज इसकी कीमत के लायक है या नहीं। फैंकियन की बात को सुनने के बाद अचानक ही शोर शराबा काफी ज्यादा मचने लगता है और भीड़ काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। सभी लोगों को अच्छे से पता था कि ये जो फ्लेमिंग फ्लावर है ये कितना ज्यादा मिस्टीरियस और रेयर है और बहुत कम ही चीजें हैं जो कि इसके इक्वली कॉम्पिटिट कर सकती थी इसे। और यहाँ पे बैठे हुए लोगों में बहुत कम ही लोग थे जो कि इसके बराबर की कोई चीज निकाल सकते हो। तभी फैंकियन स्माइल करते हुए कहते हैं, हर कोई मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये फ्लेमिंग फ्लावर 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है और इसके मेडिसिनल इफेक्ट काफी ज्यादा है। अगर आप किसी पिल को रिफाइन करने के लिए इसका यूज करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि इससे बनने वाली पिल काफी ज्यादा हाई लेवल की और हाई क्वालिटी की होगी। यहाँ पे बैठे हुए काफी सारे लोग एल्केमिस्ट भी होते हैं और उन्हें भी इस चीज के बारे में अच्छे से पता था। जिसके बाद वो तुरंत ही एल्केमिस्ट लेवल के वॉरियर्स की तरफ देखने लगते हैं जो कि रैंक 2 के भी एल्केमिस्ट थे। वहीं पे ग्रैंड मास्टर जू भी बैठा होता है जिसे जियोन ने 2 दिन पहले पीटा था। तभी फैंकियन कहते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद बोलियां लगना स्टार्ट होती हैं और काफी सारे एल्केमिस्ट बोलियां लगाना शुरू कर देते हैं। मैं इस फ्लेमिंग फ्लावर के लिए रैंक 2 की 3 मेडिसिनल पिल दे सकता हूँ, मैं 4 एम्परर लेवल की पिल दे सकता हूँ, मैं 5 एम्परर लेवल की पिल दे सकता हूँ, मैं इस फ्लावर के लिए 8 टेम्परल लेवल की पिल देने को तैयार हूँ। और देखते ही देखते कीमत 13 फिर 15 मेडिसिनल पिल तक पहुंच जाती है। तभी ग्रैंड मास्टर जू तुरंत ही कहता है, मैं अब 20 एम्परर लेवल की पिल दूंगा और मुझे नहीं लगता कि कोई अब उससे आगे की कीमत लगा सकता है। मैं आज ये फ्लावर यहाँ से लेकर ही जाऊंगा, मैं देखता हूँ कि कौन मेरे साथ कॉम्पिटिट करने की हिम्मत करता है। और इसके बाद वो तुरंत ही अपनी सीट से उठकर खड़ा हो जाता है और इसके बाद तुरंत ही अपनी आंखों से पीछे के एल्केमिस्टों को देखने लगता है और उनकी आंखें साइन होती हैं। क्योंकि ग्रैंड मास्टर सू एल्केमिस्ट अलायंस से था, इसीलिए कोई भी उसकी डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत नहीं करता और तुरंत ही सब लोग डर के मारे चुप हो जाते हैं। भले ही उन्हें ये फ्लावर चाहिए था लेकिन उन्हें ये भी पता था कि ग्रैंड मास्टर जू 3rd टीयर पे ब्रेक थ्रू करने ही वाले थे, इसीलिए कोई उन्हें सीरियसली दुश्मनी नहीं लेना चाहता था उनसे। तभी अचानक आवाज आती है, ग्रैंड मास्टर जू ये मेरा तियानी ऑक्शन हाउस है, क्या आपको लगता है कि आपकी ये हरकतें कुछ ज्यादा ही नहीं हो रही? इस टाइम पे फैंकियन बिल्कुल भी पोलाइट होकर बात नहीं करते क्योंकि उनके तियानी ऑक्शन हाउस को एल्केमिस्ट अलायंस से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। इनकी पहचान ही इतनी थी, इसीलिए पोलाइट होने की भी जरूरत नहीं होती। तभी ग्रैंड मास्टर जू कहता है, मैनेजर फैंक मैं तो नॉर्मल तरीके से ही कॉम्पिटिट कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई भी अब कीमत नहीं लगाएगा। अगर किसी को कीमत लगानी है तो वो कीमत लगा सकता है, मेरी 20 एम्परर लेवल की पिल से आगे कौन कीमत लगाना चाहता है? और इसके बाद वो स्माइल करते हुए तुरंत ही सभी एल्केमिस्ट की तरफ देखता है। हालांकि कोई भी अब कीमत नहीं लगाता उसके डर के कारण, जो देखकर उसके चेहरे पे अचानक ही स्माइल आ जाती है और कहता है, तो मैनेजर फैंग मैंने आपसे कहा ही था कि कोई भी इससे ज्यादा की कीमत नहीं लगा पाएगा और अगर कोई लगा देता है तो मैं तुरंत यहाँ से घूमूंगा और चला जाऊंगा। ग्रैंड मास्टर जू की बात सुनने के बाद अचानक ही फैंग कियान को हंसी आती है और इसके बाद उनकी तुरंत ही आंखें जोयान के पर्सनल रूम की तरफ चली जाती हैं। उनका मानना था कि जोयान जरूर इसमें इंटरफेयर करेगा और भले ही ग्रैंड मास्टर जू एल्केमिस्ट अलायंस से क्यों ना हो, वो जोयान का तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि जोयान ऑलरेडी रैंक 3 का एल्केमिस्ट बन चुका है। तभी ग्रैंड मास्टर जू जैसे ही फैंकियान के इरादों का पता लगाते हैं तो तुरंत ही उन्हें कुछ गलत होने का एहसास हो जाता है और बेचारा बुड्ढा तुरंत ही उदास भी हो जाता है क्योंकि वो जियान से एक बार पिट चुका था और अपनी बूढ़ी हड्डियां वो दोबारा नहीं तोड़वाना चाहता था। और उसे पता था कि अगर जोयान यहाँ पे इंटरफेयर कर देगा तो वो इस फ्लावर को अपने साथ लेकर जा ही नहीं सकता, इसलिए उसे थोड़ी सी जोयान से नफरत होने लगती है। तभी अचानक जोयान की ह्यूमन फिगर बाहर अपियर होती है, जो देखकर फैंकियन तुरंत ही खुश हो जाता है क्योंकि जोयान का अच्छा इफेक्ट उसके दिल में था, जबकि ग्रैंड मास्टर जू को लेकर उसके दिल में थोड़ी सी नफरत ही भर गई थी। वो पसंद नहीं करता था ग्रैंड मास्टर जू को। और अगर फैंकियान इस ऑक्शन हाउस को ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा होता और उसके बाद उस ओल्ड मैन ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया होता तो वो पहले ही अटैक करके ग्रैंड मास्टर जू की हड्डियों को तोड़ के उनका चूरमा बना चुका होता। जोयान को देखते ही ग्रैंड मास्टर जू तुरंत ही उदास हो जाता है और मन इवन जोयान को गालियां देना स्टार्ट कर देता है। तभी जोयान भी उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है लेकिन मेरे पास 20 एम्परर ग्रेड पिल नहीं है,
जोयान की बात को सुनते ही पूरी जगह पर बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट छा जाता है। यहाँ तक कि उन दोनों ग्रैंड मास्टर जो और फेंग कियान के चेहरे के इंप्रेशन ही गायब हो जाते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जोयान ऐसा कुछ कहेगा। साथ ही काफी सारे हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर और एल्केमिस्ट जोयान को ऐसे देखते हैं कि जैसे जोयान ने मजाक किया हो। आखिरकार जो रैंक 3 का एल्केमिस्ट था उसके पास रैंक 2 की पिल नहीं थी। ये अगर बात फैल जाती तो सब लोग हंसते हंसते मर जाते। तभी अचानक ही ग्रैंड मास्टर जू तुरंत ही हंसते हैं और इसके बाद उस फ्लावर की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैनेजर फेंग तो आप क्या डिसाइड करने वाले हैं? और इसके बाद उसकी तरफ देखते हुए उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ग्रैंड मास्टर जू की बात को सुनने के बाद फेंग कियान जोयान की तरफ देखने लगता है। उसे विश्वास नहीं था कि जोयान ऐसा कुछ कहेगा और इतनी आसानी से हार मान लेगा। हालांकि जोयान अभी भी आसमान में बिल्कुल चिल और टेंशन फ्री खड़ा हुआ था, जैसे वहां के विवाद से उसका कोई भी लेना देना ना हो। जब जोयान कोई भी आंसर नहीं करता तो फेंग कियान भी थोड़ा सा उदास हो जाता है। आखिरकार वो ऑक्शन हाउस के रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम कर सकता था, कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन खड़ा है। अगर ऑक्शन हाउस में बोली लगा सकते हो तो आप चीजें ले जा सकते हो, और ये कुछ ऐसा रूल था जिसे खुद वो भी नहीं तोड़ सकता था, नहीं चेंज कर सकता था। इसीलिए वो थोड़ा सा उदास होकर ग्रैंड मास्टर जू की तरफ देखता है और इसके बाद अपने मुंह से धीरे धीरे रुक रुक के एक एक वर्ड बोलता है। ग्रैंड मास्टर जू ने फ्लेम फ्लावर के लिए 20 एम्पर ग्रेड की पिल की कीमत लगाई है। क्या कोई इससे ज्यादा देने को तैयार है? जिसके बदले में मिलता है पिल ड्रॉप साइलेंट। ये देखकर ग्रैंड मास्टर जू कहता है, उम्मीद के मुताबिक कोई भी नहीं है, तो चलो अब वो फूल मुझे दे दो। ये देखकर फेंग कियान उदास होकर बस बोलने ही वाला था कि तभी आवाज आती है एक स्माइल की, और ये जोयान होता है जो कि ऊपर हंस रहा होता है। और इसके बाद फेंग कियान तुरंत ही जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, छोटे साथी वास्तव में तुमने मुझे डरा दिया था। और इस टाइम पे उसके उदास चेहरे से उदासी पूरी तरीके से गायब हो जाती है और वो जोयान की तरफ एक्साइटेड होकर देखने लगता है, क्योंकि जोयान ने स्माइल किया था, जिसका मतलब था कि जोयान के पास जरूर कुछ ना कुछ है जो कि वो निकालने वाला है। ये उसकी स्माइल से ही पता चल रहा था। उसी टाइम पे ग्रैंड मास्टर जू के तो हाव भाव ही बदल गए होते हैं। जिसके बाद वो जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, मिस्टीरियस बनने की कोशिश बंद करो। अगर तुम मुझसे ज्यादा एम्पर लेवल की पिल्स को नहीं निकाल सकते तो इस फ्लावर के लिए मेरे साथ कंपटीशन करने के बारे में भूल जाओ। जोयान के कॉन्फिडेंस को देखकर ग्रैंड मास्टर जू को बहुत बड़ा झटका लगा था। तभी जोयान भी कहता है, हाँ आप सही कह रहे हैं, मेरे पास वास्तव में एम्पर टियर की पिल तो नहीं है। ये देखकर भीड़ आपस में बात करने लगी है कि फिर जोयान कंपटीशन कैसे करेगा। जोयान की बात को सुनकर ग्रैंड मास्टर जू भी स्माइल करने लगता है। तभी जोयान स्माइल करते हुए कहता है, मैं मैनेजर फेंग कियान से पूछना चाहता हूँ कि क्या इस फ्लेमिंग फ्लावर के लिए केवल मेडिसिनल पिल का ही यूज किया जा सकता है? और स्माइल करते हुए ग्रैंड मास्टर जू को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। तभी मिस्टर फेंग कियान भी कहते हैं, बिल्कुल नहीं, जब तक आप सामान कीमत की कोई चीज दे सकते हैं ये आपका हो सकता है, यही इस ऑक्शन हाउस का रूल है। ये सुनकर सभी लोग काफी क्यूरियस होकर जोयान को देखने लगते हैं कि जेन्युइन फ्लेमिंग फ्लावर के लिए जोयान क्या निकालने वाला है। तभी आती है जोयान के चेहरे पे अचानक एक स्माइल, और इसके बाद उसकी स्टोरेज रिंग से निकलता है एक जेट का बॉक्स, जिसपे एक ग्रीन कलर का फैन टाइप लीफ रखा हुआ होता है। और ये वही 1000 ईयर लीफ होता है जो कि जोयान ने जिनियाओ के 1000 मेडिसिनल हाउस से लिया था। इसके अपेयर होते ही सभी की आंखों में अचानक ही लालच कूद पड़ती है, क्योंकि उन्हें पता था कि ये तो और भी ज्यादा रेयर चीज है। काफी सारे डाउडी लेवल के वॉरियर भी जोयान को काफी अजीब तरीके से देखते हैं। यहाँ तक कि किनारे खड़े हुए डोंग चुआन, उनके भी फेस इंप्रेशन बदल गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये 1000 फैन लीफ का जो पत्ता है ये हमेशा उस यंग लेडी जिनियाओ के खजाने में रहा है, और उसने कभी बाहर के किसी भी पर्सन को उसे टच करने की हिम्मत नहीं करने दी। भला ये जोयान के पास कैसे आ सकता था? इसलिए शक भरी नजरों से वो जोयान को देख रहे होते हैं। उसे अच्छी तरीके से पता था कि जिनियाओ 1000 फैन ट्री को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देती थी। यहाँ की बाहर वाला कोई उसे टच भी नहीं कर सकता था, ये उसका सबसे प्रीसियस आइटम था। और जोयान के हाथ में वो आइटम देखकर उसका दिल ट्रस्ट ही नहीं करता। जिसके बाद अचानक ही उनकी नजर एक पर्सनल रूम पर जाती है, क्योंकि वो यान सिटी की एक डाउडी थी और काफी रेपुटेशन थी उनकी, इसीलिए वो भी इस ऑक्शन हाउस में आई थी जिनियाओ। और इस टाइम पे उन्होंने रेड कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं, जिन पे उनके फिगर और कर्व्स काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे थे। साथ ही साथ इस टाइम पे वो काफी ज्यादा सुंदर भी लग रही थी, और वो भी जोयान को काफी ज्यादा सरप्राइजिंग तरीके से देख रही होती हैं। और उन्हें भरोसा नहीं होता कि जोयान इस चीज का यूज करेगा। साथ ही साथ उन्होंने देखा था कि जोयान ने जब 2 दिन पहले वो पत्ता तोड़ा था तो वो छोटा सा था, लेकिन अब जोयान के हाथ में जो पत्ता है वो काफी ज्यादा बड़ा है और ऐसा लग रहा है कि 1000 ईयर ओल्ड है। हालांकि ये बात सही थी, क्योंकि जोयान ने जब वो पत्ता तोड़ा था तो वो 2 दिन पहले बिल्कुल एक छोटा सा ही पत्ता था जो कि 10 ईयर या कि 20 ईयर ओल्ड था। लेकिन जोयान ने अपनी डुई और गुयू की हेल्प से अपनी लाइफ स्पिरिट फ्लेम को पूरी हाई लेवल तक एक्टिवेट किया था और इस लीफ को पूरी तरीके से ग्रो किया था, जिसके पास जोयान के पास काफी सारे 1000 फैन ट्री के लीफ हो गए थे। और अब तो जोयान के पास एक 1000 फैन ट्री खुद का भी था, और ये सब गुयू के ही हेल्प से था। जिसका मतलब सिंपल सा ही था कि जोयान को 1000 मेडिसिनल शॉप से काफी बड़ा फायदा हुआ था।
अब अगर उसके पास एक पर्सनल 1000 फैन लीफ ट्री है तो वो छोटी मोटी बोलियां तो लगा ही सकता था। इस सभी पे सभी की लालची नजरें जोयान की उसी फैन लीफ पर होती हैं और जोयान भी इन चीजों को सेंस करते हुए तुरंत ही उसके माथे से उसकी स्पिरिचुअल पावर चारों तरफ फैल जाती है और पूरे ऑक्सन हाउस को घेर लेती है, जिसके कारण डाउडी लेवल के फेस इंप्रेशन चेंज हो जाते हैं और सभी लोग भारी प्रेशर फील करने लगते हैं। जिसके बाद तुरंत उन्हें याद आता है कि जोयान तो रैंक 3 का एल्केमिस्ट है और वो अपने आप को तुरंत ही कंट्रोल कर लेते हैं। इस टाइम पे ग्रैंड मास्टर जो भी थोड़ा सा उदास हो जाता है और जोयान के स्पिरिचुअल पावर के प्रेशर को झेल रहा होता है, क्योंकि उसे पता था कि अब जोयान ने 1000 फैन लीफ को निकाल दिया है तो उसकी बोलियां धरी की धरी रह जाएंगी। इसीलिए वो तुरंत ही बेमन तरीके से वहां से वापस चला जाता है। तभी फैंकियन कहता है, मिस्टर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमारे त्यानियों ऑक्शन हाउस से कोई भी चीज बिना किसी की मर्जी के बाहर नहीं जा सकती, तो आपसे आपके आइटम कोई भी नहीं छीनेगा, आप अपने प्रेशर को वापस ले सकते हैं। तभी जियान स्माइल करता है और अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को वापस से अपने हाथ अंदर ले लेता है, जिसके बाद आखिरकार वहां पे बैठे हुए लोगों की जान में जान आती है। जिसके बाद फैंकियन तुरंत ही कहता है, कोई और मिस्टर से ज्यादा कीमत लगाने को रेडी है? अगर कोई नहीं है तो मैं अनाउंस करता हूँ कि इस आइटम के विजेता ये मिस्टर हैं। और इस टाइम पे जोयान की तरफ उस आइटम को भेजते हुए फैंकियन काफी ज्यादा खुश था। भले ही अभी स्टेज से ग्रैंड मास्टर जू जा चुके थे, लेकिन इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। यहाँ पे जोयान भी स्माइल कर रहा होता है अपने पर्सनल रूम के अंदर और उस आइटम को जीतने के बाद जोयान अचानक ही तेज से हंसता है। तभी कियान के सुंदर चेहरे पर भी जोयान को स्माइल करते हुए देखकर स्माइल आ जाती है। उसके बाद ऑक्शन हाउस में काफी सारे और भी आइटम आते हैं, क्योंकि माहौल पहले ही गर्म हो चुका था तो धड़ाधड़ उनकी कीमतें बढ़ती जाती हैं और धड़ाधड़ उन्हें बेच दिया जाता है। तभी हमें एक बार फिर से एक पर्सनल रूम दिखाया जाता है जहाँ पे वही हाफ एजेड बुढ़ा बैठा हुआ था। तभी उसके सामने एक ब्लैक कलर का पर्सन अपियर होता है जो कि घुटने टेके हुए था। तभी वो हाफ एजेड मैन उससे पूछता है कि तुम्हारी जांच कैसी चल रही है, जिसपे वो बंदा बताता है, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था, ये बंदा जियोयान ही है जो कि 2 दिन पहले सुसान सिटी से आया है और वो ईस्ट डायरेक्शन से आया है। ये सुनकर तो उस हाफ एजेड मैन के दिल से अचानक ही क्लीन एंड टैट और मर्डर सोरा रिलीज होने लगता है। तभी वो बंदा कहता है, क्लेन लीडर आप क्या चाहते हैं? जिसमें वो हाफ एजेड मैन कहता है, अभी नहीं, ये तियानियो ऑक्शन हाउस है, यहाँ तक कि वो 4 सुपर सेट के सुपर लीडर भी आसानी से यहाँ पर उसके ऊपर हमला नहीं कर सकते। एक बार ऑक्शन हाउस को एंड हो जाने दो, इसके बाद मैं व्यक्तिगत तौर पर उसके ऊपर अटैक करूंगा। माहौल गर्मा गर्म रहता है। जोयान इसके बाद किसी भी आइटम की बोली नहीं लगाता और जोयान से ज्यादा महंगे आइटम की बोली किसी ने भी नहीं लगाई होती। हालांकि जोयान का यहाँ पे मेन मोटिव केवल जेनियन फ्लेमिंग फ्लावर ही था जो कि जोयान को मिल चुका था, तो जोयान को दूसरे किसी आइटम पे दिलचस्पी नहीं थी। यहाँ पे जोयान थोड़ी देर और बैठता है कि हो सकता है उसे काफी सारी और भी मेडिसिनल हर्ब्स मिल जाएं, लेकिन जोयान को ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पे काफी सारे प्रीसियस आइटम तो निकलते हैं, लेकिन जोयान की जरूरत का आइटम उसे कोई भी नहीं मिलता। आखिरकार ऑक्शन हाउस अपने लास्ट स्टेज पर चलने लगता है और अब बेशकीमती चीजें निकलने लगी थी जिनकी कीमत करोड़ों स्पिरिट कॉइन तक जाने लगी थी और डाउडी वाले लेवल के वॉरियर भी अपना ट्रेजर खाली करने से पहले एक भी बार नहीं सोचते। हालांकि जोयान यहाँ पे बोरिंग तरीके से बैठा था, तभी कियान जमुआई लेते हुए कहती है, ये बहुत ज्यादा बोरिंग है, क्या हम यहाँ से जा सकते हैं? तभी जोयान कहता, बस थोड़ी देर और वेट करो, ऑक्शन हाउस एंड होने वाला है और अभी भी हमें हमारा फ्लावर नहीं मिला, इसके एंड होने के बाद ही वो हमें मिलेगा। जोयान की बात को सुनकर कियान तुरंत ही अपना सिर हिला देती है। हालांकि तभी वहाँ पे एक और मैन क्लास हाइडू टेक्निक का स्क्रोल अपेयर होता है जिसका नाम होता है डिवोरिंग शैडो स्किल और ये एक डार्क इन्फिनिटी कोई मेथड होता है। सभी एट्रीब्यूट के कल्टीवेटर के बीच में डार्क इन्फिनिटी कल्टीवेटर सबसे ज्यादा रेयर होते थे और इसीलिए उनके डुइक्वी मेथड भी काफी ज्यादा अधिक कीमत के होते थे। इसलिए देखते ही देखते डिवोरिंग शैडो स्किल की कीमत बढ़ती जाती है और करोड़ों स्पिरिट कॉइन तक पहुंच जाती है। जहां जोयान भी देखता है कि यहाँ पे इस डू स्किल के लिए करोड़ों स्पिरिट कॉइन की कीमत लगा दी गई है, तो इतनी कीमत तो जोयान भी नहीं लगा सकता था और इसीलिए जोयान इस डिवोरिंग शैडो स्किल पे ज्यादा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता, क्योंकि जोयान के पास उसका फ्लेम मंत्रा था और जोयान का एट्रीब्यूट फ्लेम थी। जोयान को अच्छी तरीके से पता होता है कि उसका फ्लेम मंत्रा भी लो लेवल मैन क्लास पर है और जब तक जोयान फ्लेम को डिवोर करता रहेगा उसकी ये फ्लेम मंत्रा की क्वालिटी बढ़ती रहेगी, जिसके बाद ये हाई क्लास मैन रैंक और फिर सैंग क्लास तक पहुंच सकता है। हालांकि इसके लिए जोयान को फ्लेम को डिवोर करना होगा, जिसके बाद जोयान को तुरंत ही समझ में आ जाता है कि उसे अगर फ्लेम मंत्रा को एक्टिवेट करना है तो गुयू को स्वेलो करना होगा और उसके लिए जोयान को आइस स्पिरिट पिल को रिफाइन करना होगा और उसके मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को जल्द से जल्द खोजना होगा। हालांकि जोयान इस काम के लिए बहुत अनिच्छुक होता है क्योंकि वो गुयू को स्वेलो नहीं करना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि ये गुयू की ही मर्जी है और अगर वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा तो गुयू को भी बुरा लगेगा। साथ ही साथ अब आगे चलकर जोयान को घोस्ट हाल का भी सामना करना था जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला था।
जिसके बाद जियान कहता है ऐसा लगता है कि मुझे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट जल्द से जल्द खोजने होंगे। प्रेजेंट टाइम पे आइस स्प्लिट पिल को रिफाइन करने के लिए मुझे अभी भी 6 मेडिसिनल इंग्रेडिएंट की जरूरत है। साथ ही साथ जॉन को पता था ये कितने ज्यादा रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट होने वाले हैं। जिसके बाद जॉन को तुरंत याद आता है कि अगर उसके बारे में 4 सुपर सेक्ट को पता चल गया तो वो तुरंत ही जॉन को पकड़ने के लिए यहाँ पे आएंगे और देखते ही देखते पूरा वेस्ट रीजन जॉन का दुश्मन बन जाएगा। और अगर जॉन के पास पावर नहीं होगी तो जॉन यहाँ पे सरवाइव भी नहीं कर पाएगा। अब तक तो जॉन केवल गुयू पर ही भरोसा कर रहा था। साथ ही साथ वो स्पिरिचुअल पावर जिस पे जॉन इतना ज्यादा प्राउड कर रहा था वो भी गुयू की ही थी। ये सोचकर भी जॉन थोड़ा सा एम्बेरेस फील करता है। हालांकि जॉन खुद को कंट्रोल करके वापस से ऑप्शन को देखना स्टार्ट करता है, तभी सिल्वर कलर की थाली में एक आइटम आता है। वो आइटम एक चौकोर बॉक्स के अंदर था और सभी लोग काफी ज्यादा इंतजार करके उसके ओपन होने का ही वेट कर रहे थे। इस टाइम पे रेड कलर के कपड़े पहने हुए क्यूट गर्ल जो कि ऑब्वियसली अपनी जिनियाओ थी, तुरंत ही अपनी चेयर से खड़ी होकर थोड़ी टेंशन में उस आइटम की तरफ देखने लगती हैं। तभी एक हाफ एजेड मैन भी अपने रूम में तुरंत ही खड़ा हो जाता है और उसी आइटम को देखने लगता है। इस टाइम पे हर कोई इस ऑक्शन हाउस की लास्ट आइटम को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और उन्हें उम्मीद थी कि ये आइटम काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। जिसके बाद जैसे ही कपड़ा हटता है तो उस बॉक्स के ऊपर व्हाइट कलर की लाइट चारों तरफ निकलने लगती है और वो बॉक्स किसी प्रीसियस मैटर से बना हुआ लग रहा था। हालांकि सभी को पता था कि वस्तु जो कि उन्हें चाहिए है उस बॉक्स के अंदर होनी चाहिए। तभी फैंग यान कहते हैं किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि ये लास्ट आइटम आप सभी लोगों को अट्रैक्ट जरूर करेगा। ये सुनकर जोयान भी अपने रूम में खड़ा हो जाता है और उसी आइटम को देखने लगता है। तभी फैंकियन स्माइल करते हुए कहता है लास्ट आइटम इस बॉक्स के अंदर और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एक मेडिसिनल पिल है। ये सुनकर सभी लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं, यहाँ तक कि सभी लोग शॉक होते हैं कि आखिरकार लास्ट आइटम एक मेडिसिनल पिल है। हालांकि अगर ये मेडिसिनल पिल थी तो जोयान को अच्छी तरीके से पता था कि ये नॉर्मल मेडिसिनल पिल तो नहीं होने वाली थी, ये कम से कम टियर 3 की मेडिसिनल पिल होगी और ये सभी डाउडी लेवल के वॉरियर भी उसे टारगेट पे जरूर लेंगे। तभी उस बॉक्स से मेडिसिनल स्मेल चारों तरफ फैलने लगती है और जैसे ही लोग इस मेडिसिनल स्मेल को फील करते हैं तो तुरंत ही उन्हें फील होता है कि जैसे उनकी डुज कोई एक्टिवेट हो गई हो और उसमें पावर बढ़ने लगी हो। यहाँ तक कि वो हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर जो कि ब्रेक थ्रू की स्टेज पर थे, उन्होंने फील किया था कि अचानक उनकी डुज कोई अनस्टेबल हो चुकी है, जिसका मतलब था कि वो ब्रेक थ्रू के लेवल पर पहुंच चुके हैं और ब्रेक थ्रू ही होने वाला है। जिसके बाद सभी लोग कहते हैं कैसी मेडिसिनल पिल है जो कि कल्टीवेशन की स्पीड को बढ़ाने में कैपेबल है। और इसके बाद सभी लोग अपनी डुइकुई को एक्टिवेट कर लेते हैं और एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यह कीमत पे चाहिए थी, हर कीमत पे। तभी अचानक एक ओल्ड और दबंग वॉइस आती है, मेरे ऑक्शन हाउस के रूल के अकॉर्डिंग ही काम होगा, मुझे आप में से हर किसी के ऊपर अटैक करने के लिए कोई भी दोष ना दे, अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। और ये वॉइस डोंग चुआन की होती है। डोंग चुआन की बात के बाद जोयान और कियान यान तुरंत ही अपनी आंखों के सामने उस मेडिसिनल पिल को देखते हैं जो कि हवा में उड़ रही होती है। ये पिल गोल मटोल और ब्लू कलर की होती है, साथ ही साथ इसके आसपास व्हाइट कलर की लाइनें भी देखी जा सकती थी जो कि इस पिल को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर बना रही थी। उस पिल को देखते ही जॉन तुरंत ही कहता है क्या ये टियर 3 की मेडिसिनल पिल है। तभी फैंकियन अचानक ही सबको बताते हैं इस मेडिसिनल पिल को एक्सट्रीम चेंज पिल कहा जाता है, क्या मैं जान सकता हूँ कोई इसे पहचानता है। जिसके बाद वो सबकी तरफ देखने लगते हैं तो सबके भाव काफी ज्यादा चौंके हुए थे, जिसका मतलब था यहाँ पे एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन पिल के बारे में कोई भी नहीं जानता। ये देखकर फैन कियान तुरंत ही कहता है कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ, एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन पिल टियर 4 की मेडिसिनल पिल है। टियर 4 जैसे ही सुनता है सब कोई तो तुरंत ही उनके होश उड़ जाते हैं, यहाँ तक कि जोयान, उसने भी नहीं सोचा था कि ये पिल टियर 4 की होगी। और इसके बाद जोयान तुरंत ही कहता है रैंक 4 और अपनी कुर्सी से तुरंत ही खड़ा हो जाता है। कियान यान जब जोयान के ऐसे फेस इंप्रेशन देखती है तो अचानक ही काफी ज्यादा सरप्राइज और हैरान हो जाती है क्योंकि जोयान को उसने इस तरीके से चौंकते हुए पहले नहीं देखा था। इस टाइम पे सभी डाउडी लेवल के वॉरियर भी अचानक ही अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए थे। तभी आवाज आती है एक रूम की एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन पिल, ये सच में रैंक 4 की मेडिसिनल पिल है जो कि काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और ये वॉइस जिन याओ की होती है जो कि अपने रूम में बैठी हुई थी और उसी बॉक्स को देख रही होती है। तभी अचानक एक वॉइस आती है एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन पिल, ये मेडिसिनल पिल मुझे हर कीमत पे चाहिए है। और ये वही हाफ एजेड मैन होता है जिसने अभी अभी जोयान को मारने के लिए कहा था। तभी फैंकियान स्माइल करते हुए बताता है एक्सट्रीमली ट्रांसफॉर्मेशन पिल रैंक 4 की मेडिसिनल पिल है जो कि डाउडी लेवल के वॉरियर की पावर को बढ़ाने में हेल्पफुल होती है। जब जोयान ये सुनता है तो वो अब समझ जाता है कि डाउडी लेवल के वॉरियर इतना ज्यादा इस पिल के लिए एक्साइटेड क्यों है। ये इसलिए था क्योंकि ये पिल डाउडी लेवल के वॉरियर्स की पावर बढ़ाने में कैपेबल थी और एक बार कोई डाउडी लेवल पर पहुंच जाता है तो उसकी पावर कितनी ज्यादा स्लो बढ़ती है और इसे बढ़ाने में कितनी ज्यादा मुश्किलें आती है। यहाँ तक कि 100 और 2-2 सालों तक एक स्टार से दूसरे स्टार में ब्रेक थ्रू करने के लिए लग जाता है।
और इसीलिए इस पिल का अट्रैक्शन सभी के लिए काफी ज्यादा था और यही रीजन था कि ये डाउडी लेवल के वॉरियर, हालांकि इस पिल का इफेक्ट इतना ज्यादा खतरनाक था तो सभी डाउडी लेवल के वॉरियर ये भी समझ गए थे कि हो सकता है इस पिल के लिए उन्हें आपस में फाइट भी करनी पड़ जाए और इसीलिए वो हर एक चीज के लिए पूरी तरीके से रेडी होते हैं। तभी फेंग क्यान कहते हैं एक्सट्रीमली ट्रांसफॉर्मेशन पिल डाउडी लेवल के वॉरियर की पावर बढ़ाने में कैपेबल तो है लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। जिसके बाद वो बताते हैं कि एक्सट्रीमली ट्रांसफॉर्मेशन पिल एक डाउडी लेवल के वॉरियर की पावर तो बढ़ा सकता है लेकिन इसकी कुछ खामियां भी हैं और इसके बाद वापस से उस पिल को उस बॉक्स के अंदर रख देते हैं। जिसके बाद वो बताते हैं कि ये पिल एक स्टार पे डाउडी लेवल के वॉरियर की पावर को बढ़ा सकती है, हालांकि इसके 50% ही चांस है, हो सकता है ये आपकी पावर ना भी बढ़ाए। ये सुनकर डाउडी लेवल के वॉरियर्स के फेस तुरंत ही बदल जाते हैं क्योंकि ये बात उन्हें नहीं पता थी। फेंग क्यान के कहे गए वर्ड के अकॉर्डिंग अगर ये पिल उनकी एक स्टार तक पावर बढ़ा सकती थी तो ये पहले ही खरीदने के लायक थी और अगर ये थोड़ी भी पावर बढ़ाने में काबिल थी तो इसे एक्सेप्ट किया जा सकता था, लेकिन अगर ये पावर नहीं बढ़ाती तो क्या ये पूरी तरीके से बेकार नहीं होती और वो इस चीज के लिए रेडी बिल्कुल भी नहीं थे। तभी फेंग क्यान कहता है हालांकि ये पावर बढ़ाने में आपके लिए चांस क्रिएट कर सकती है तो मुझे मत बताओ कि आप लोग 100 सालों तक कल्टीवेशन करने के लिए रेडी हो, ना कि अपने पैसों को खर्च करके एक जुआ खेलने के लिए। आपको इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। जिसके बाद वो बताता है कि ये एक रैंक 4 की पिल है और अगर ये रैंक 4 में है तो इसकी भी कुछ क्वालिटीज थे। साथ ही साथ इस कॉन्टिनेंट के अंदर काफी सारे लोगों ने इस पिल का यूज करके अपनी पावर को बढ़ाया भी है और अगर आप में से कोई भी अपनी पावर बढ़ाने में कैपेबल होगा तो वो कई सौ सालों के कल्टीवेशन से बच सकता है। फेंग क्यान की बात को सुनकर तुरंत ही सभी डाउडी लेवल के वॉरियर अचानक शांत हो जाते हैं और अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और वे सभी लोग अब बोली लगाने के लिए रेडी थे। जिसके बाद फेंग क्यान बोली लगाने की इजाजत दे देते हैं और बोली लगना स्टार्ट हो जाती है और बोली तूफान की तरह ही बढ़ना स्टार्ट हो चुकी थी। इस एक्सट्रीमली पिल के लिए जो बोली लगाने के लिए चीजें चुनी गई थी वो थी लिंक क्लास डुइकुई मेथड्स या कि उससे हाई क्लास के डुइकुई मेथड्स और डू स्किल्स। इस टाइम पे हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर तो तुरंत ही शांत बैठ गए थे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो इसके लिए कीमत लगाएंगे तो डाउडी लेवल के वॉरियर्स उन्हें तुरंत ही मार डालेंगे। तभी अचानक एक वॉइस आती है, मैं 1000 ईयर ओल्ड 1000 फैन ट्री के लीफ की बोली लगाती हूँ। और इस क्यूट और सुरीली सी वॉइस को सुनकर सभी लोग उसी रूम की तरफ देखते हैं जहाँ से आई थी। ऑब्वियसली ये कोई और नहीं बल्कि अपनी जिन याओ होती हैं। हालांकि इस टाइम पे सबकी नजर जो यान के ऊपर गई थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये फैन लीव्स जो यान ने ही एक बार निकाली थी तो दूसरी बार भी वही निकालेगा, लेकिन जब वो देखते हैं कि ये आवाज दूसरे रूम से आई है तो अचानक ही सभी कोई उसी जगह पर देखने लगते हैं। सॉरी गाइस, यहाँ पे जो यान ने ही बोली लगाई थी और सभी लोग जॉन को काफी ज्यादा एक्साइटेड तरीके से देख रहे होते हैं। तभी अचानक एक जगह क्रैक होती है और वहां से निकल के आता है जो यान जिसके हाथ में वही ग्रीन कलर की लीफ होती है। इस टाइम पे सभी लोग जुआन को काफी शौक तरीके से देख रहे थे क्योंकि अब उन्हें कंफर्म हो चुका था कि जुआन रैंक 3 का ही अल्केमिस्ट है क्योंकि उसके पास इतने ज्यादा रेयर ट्रेजर थे और डाउडी लेवल के वॉरियर भी जुआन को रिस्पेक्ट दे रहे थे। हालांकि फेंग क्यान काफी ज्यादा शौक होता है और जुआन की तरफ देखता है क्योंकि जुआन हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर था और वो भला इस पिल के लिए बोली क्यों लगा रहा था। हालांकि फेंग क्यान तुरंत ही समझ जाते हैं कि जुआन अपने फ्यूचर की ही प्लानिंग कर रहा है ताकि वो फ्यूचर में अपनी पावर को बढ़ाने के लिए इन चीजों का यूज कर सके। उसी तरफ दूसरी तरफ जिन याओ काफी ज्यादा हैरान तरीके से जुआन को देखती हैं कि जुआन एक बार फिर से 1000 फैन लीफ को कैसे निकाल सकता है क्योंकि उसके पास तो केवल एक ही थी। इसलिए वो अपने दिल में तुरंत ही कहती इस बंदे ने ऐसा क्या किया इन 2 दिनों में। तभी जोयान की वॉइस के बाद एक और वॉइस आती है और वो तुरंत ही कहते हैं मैं एक 100 फ्लावर की बोली लगाता हूँ। इस टाइम पे डाउडी लेवल के वॉरियर भी अब अपने आप को कंट्रोल करने में कैपेबल नहीं थे, इसलिए वो भी तुरंत बोली लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बाद वहाँ पे एक ओल्ड मैन अपीयर होता है। उसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं कि वास्तव में वो एक रैंक 3 के अल्केमिस्ट के साथ कंपटीशन करने की हिम्मत करता है क्योंकि आखिरकार जॉन रैंक 3 का अल्केमिस्ट था और डाउडी लेवल के कोई भी वॉरियर जॉन से दुश्मनी करने को तैयार नहीं थे, इसीलिए वो जॉन के साथ कंपटीशन नहीं करना चाहते थे। केवल इस टाइम पे इस गोल्डन कलर के कपड़े पहने हुए पर्सन ने ही ऐसा करने की हिम्मत की थी। हालांकि इस ओल्ड मैन को भी ये पता था लेकिन उसने अपनी पावर को सैकड़ों सालों में भी बढ़ते हुए नहीं देखा था और यही रीजन था कि वो इस पिल को लेना चाहता था चाहे कोई भी कीमत हो। तभी अचानक एक और वॉइस आती है कि 100 फ्लावर अच्छा हो सकता है लेकिन इसका कंपैरिजन मेरे जी फ्लावर से नहीं किया जा सकता। एक्सट्रीमली ट्रांसफॉर्मेशन पिल अब मेरी ही होगी। और इसके बाद लाल कलर के बालों वाला एक ओल्ड मैन तुरंत ही बाहर आ जाता है। इस टाइम पे फेंग क्यान भी थोड़ा सा स्माइल कर रहा होता है जब उसने देखा कि बोली तुरंत ही बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। कुछ ही सेकंडों के अंदर काफी सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट जो कि 10+ थे काफी सारे डाउडी अपने साथ लेकर आ गए थे। इन सभी ट्रेजर के नाम को सुनकर जोयान भी इन्हें अच्छी तरीके से नहीं पहचान पा रहा था, इसीलिए जोयान भी काफी ज्यादा शौक होता है। जिसके बाद जोयान को समझ में आ जाता है कि भले ही उसके पास 1000 फैन लीफ है लेकिन इन डाउडी के पास इससे भी ज्यादा पावरफुल ट्रेजर हैं। जिसके बाद जोयान समझ जाता है कि अलाउ डाउडी लेवल के वॉरियर का फाउंडेशन कितना ज्यादा पावरफुल होता है।
2 दिन पहले जॉन अपने 1000 फैन लीप के ऊपर काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहा था। उसने नहीं सोचा था कि 2 दिन बाद उसे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, जिसका मतलब जॉन तुरंत ही समझ जाता है कि हमेशा आपसे बेहतर कोई ना कोई होता है। तभी फैंग कियान कहता है कि मुझे कहना पड़ेगा कि आप सभी के ट्रेजर्स काफी ज्यादा कीमती और रेयर हैं, और अगर इन्हें बाहर लाया जाता है तो ये काफी ज्यादा बेसकीमती हो सकती हैं। लेकिन क्या आप सभी को लगता है कि रैंक 4 के मेडिसिनल पिल के लिए इसकी उम्मीद की जा सकती है? ये अभी भी कम है। फैंग कियान के वर्ड के बाद अचानक ही एक वॉइस आती है, आप सभी लोग डाउडी लेवल के वॉरियर हैं और इतनी ज्यादा कंजूसी कर रहे हैं। क्या आप सभी लोगों के आंखों में एक्सट्रीमली ट्रांसफॉर्मेशन पिल इतनी ज्यादा बेकार है? और इस कोमल और सॉफ्ट वॉइस को सुनकर सभी डाउडी लेवल के मैन लोग तुरंत ही सुन्न हो जाते हैं और लड़कियों के चेहरे तो तुरंत ही लाल हो जाते हैं। जिसके बाद अचानक ही सभी लोग उस रूम की तरफ देखते हैं जहां से ये फीमेल वॉइस आई थी। इस टाइम पे जोयान भी अचानक से उसी रूम की तरफ देखता है जहां पे जिनयाओ थी, और इस टाइम पे जोयान को काफी बड़ा शौक लगता है। यहाँ पे कियान यान का चेहरा भी पूरी तरीके से लाल हो गया था जब उसने जिनयाओ को देखा था, क्योंकि वो इतनी ज्यादा क्यूट लग रही होती है। जिनयाओ की बात को सुनकर सभी डाउडी लेवल के वॉरियर अचानक उसी की तरफ देखते हैं, और इसके बाद सिल्वर कलर के कपड़े, गोल्डन कलर के कपड़े पहने हुए डाउडी लेवल का वॉरियर कहता है, जिनयाओ तुमने कहा हमारे पास टूटी फूटी चीजें हैं, तो तुम भी एक डाउडी हो, तुम क्या निकाल सकती हो? मुझे लगता है कि तुम्हारे पास इससे ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं होना चाहिए। तभी जिनिया उसकी तरफ देखती है और उसे इग्नोर करते हुए कहती है, हाँ हाँ डैन लेई, मुझे मत बताओ कि तुम नहीं जानते कि मैं क्या करती हूँ। मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं होती। आखिरकार मैं 1000 टॉक मेडिसिनल हाउस की ओनर हूँ, मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, और इस दुनिया के सभी ट्रेजर मेरे पास हैं। हालांकि मेरे पास कई सारी चीजें हैं जो मैं निकाल सकती हूँ, और वे तुम्हारे हाथ के इस फ्लावर से कई ज्यादा एक्सट्रीमली महंगे हैं और पावरफुल और एक्सपेंसिव हैं। और इसके बाद अचानक ही जिनयाओ की बॉडी से उसका ऑरा रिलीज होता है, जो कि वहां पर उपस्थित सभी डाउडी लेवल के वॉरियर्स को थोड़ा सा प्रेशर फील कराता है। जिसके बाद वो समझ जाते हैं कि जिनयाओ काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद जिनयाओ के हाथ में एक सिल्वर कलर का स्क्रोल दिखाई देता है, और इस स्क्रोल को देखकर सभी के हाव तुरंत ही बदल जाते हैं। तभी जिनयाओ कहती है, कहने की जरूरत नहीं है, ये स्क्रोल स्पिरिट क्लास या कि उससे ऊपर का ही स्क्रोल है। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कौन कौन सी क्लासेस होती है, मैं एक बार और बता देता हूँ, इनको नोट कर लेना और कमेंट पे कोई लिख देना ताकि आपको याद रहे इन फ्यूचर। सबसे पहले आती है मैन क्लास, फिर आती है लिंक क्लास, फिर आती है स्पिरिट क्लास, और फिर आती है इंटेंट क्लास, और लास्ट में आती है सैंग क्लास डू टेक्निक। जिनयाओ के हाथ में उस सिल्वर कलर के स्क्रोल को देखकर काफी सारे डाउडी लेवल के वॉरियर तो शॉक हो ही जाते हैं, लेकिन एक और डाउडी लेवल का वॉरियर जो कि इस टाइम पे अपने पर्सनल रूम में था, उसकी काली काली आंखें भी तुरंत ही चौंक जाती हैं। और इसके बाद हमें सुनाया जाता है थंडर रोड स्किल, एक लो स्पिरिट क्लास डुइकुई मेथड, लाइटिंग इन्फिनिटी। इसका मतलब था कि लाइटिंग इंट्रीब्यूट का डुइकुई मेथड था ये, और इसका यूज काफी ज्यादा वाइल्ड अटैक के लिए किया जाता था, और ये काफी ज्यादा खतरनाक डुइकुई स्किल थी। जिनयाओ के हाथ में इस स्क्रोल को देखकर सिल्वर कलर गोल्डन कलर के कपड़े पहने हुए उस ओल्ड मैन का चेहरा तुरंत ही हरा हो जाता है, और इसके बाद वो कुछ भी नहीं कहता। तो चलिए ये एपिसोड मैं यहीं पर एंड करता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे, क्योंकि मुझे खाना खाने के लिए जाना है, घर में सब कोई बुला रहा है, और मैं ट्राई करूंगा कि मैं 5 से 10 मिनट का एक और वीडियो बना दूं, ताकि ये जो ऑक्शन हाउस है इसे पूरा ही कंप्लीट करके मैं एंड कर दूं। तो 11 बजे तक आप लोग को एक और वीडियो मिल जाएगा, लेकिन हाँ 10 से 12 मिनट का ही वो होगा, तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि ये आप लोग के लिए बोनस वीडियो रहेगा। ओके, तो खुश हो जाओ, सो जाओ, सोना मत, वीडियो आएगा। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब मार दो ना यार, कर दिया करो यार, इतनी इच्छा तो पूरी कर दिया करो, वरना ये ठंडा लाइटिंग अटैक तुम सबके